हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का सेट पी केमिस्ट्री का PYQ क्लास 12। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस थे, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए हैं। सेक्शन बी के जो दो दो नंबर वाले क्वेश्चन थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। सेक्शन सी में हमने तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन पढ़े थे, वो भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन ई, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, 5 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है, कभी कभी पार्ट्स में दे देता है कि दो क्वेश्चन एक एक नंबर के दे दिए, एक 3 नंबर का दे दिया, या फिर दो क्वेश्चन दो दो नंबर के दे दिए, एक एक नंबर का दे दिया, या कभी कभी क्या होता है कि 5 नंबर का इकट्ठा क्वेश्चन दे देता है। तो आज हम लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख कर आएँ, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि वाही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है। देखो, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। अब क्या होता है एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है। अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है वो? द एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, किसी भी मेटल लैटिस के लिए रिक्वायर्ड होती है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस एटम में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस, 1 मोल ऑफ मेटल लैटिस टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एटम, टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस एटम, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एच ATM। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है एक तो, ठीक है, कि मेटल का बॉन्ड कैसा है। दूसरी जो बात होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ DD ओवरलैपिंग। इन दो बातों के ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है। तो आखिर ये मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ और ये नंबर ऑफ DD ओवरलैपिंग कैसे इंक्रीज होती है, इसको हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन्हीं को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनमें क्या होते हैं? इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है? उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाती है। अब हमें पता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये 21वें नंबर पे आता है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। इसके अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर 4 होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्या होता है, जो DD ओवरलैपिंग की जो कैपेसिटी है, DD ओवरलैपिंग भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। DD ओवरलैपिंग भी क्या होती है? इंक्रीज। और जितनी ज़्यादा DD ओवरलैपिंग इंक्रीज होती है, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है? मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उनको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और ये कह क्या रहा है कि वो एनर्जी होती है जो 1 मोल ऑफ मेटल के द्वारा रिक्वायर्ड होती है, कि ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके? गैसियस एटम में कन्वर्ट हो सके। तो यही कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होती है? हाई होती है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारा, वाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सोन आयंस ऑफ मेटल। वो कह रहा है कि जो मेटल के जो ऑक्सोन आयंस होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑक्सोन आयंस है, जैसे आप कह लें कि Cr2O7 है ना, 2 नेगेटिव है, या फिर MnO4 नेगेटिव है, तो ये क्या है? ये ऑक्सोन आयंस होते हैं। यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे इसकी +6 पाई जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी क्या पाई जाती है? +7 पाई जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है? देखो, इसका रीजन होता है कि मेटल किससे बाइंड कर रहा है? ऑक्सीजन एटम से बाइंड कर रहा है, जो कि क्या होती है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करते हैं। तो यही कारण है कि जो ऑक्सोन आयंस होते हैं मेटल के, वो क्या करते हैं? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसका रीजन लिखेंगे कैसे? तो आप लिख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द combination of metal with the oxygen atom which
विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। चलो हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारा, इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। देखो ये 3 नंबर में क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या बताया गया है इसमें, सबसे पहले हमें क्या बताना है, क्रोमाइट ओर से इसके प्रिपेयर करने के स्टेप्स बताने हैं कैसे होता है। तो जो क्रोमाइट ओर होता है इसका फार्मूला क्या होता है भाई, क्रोमाइट ओर का फार्मूला होता है FeCr2O4। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन आप लिख कैसे सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। कि ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर किया जाता है। इसके स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट प्रिपरेशन के स्टेप लिखेंगे कि पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर जो हमारा ओर होता है, जो क्रोमाइट ओर होता है, उसे रोस्ट किया जाता है। रोस्ट हम किसे कहते हैं कि किसी चीज़ को गर्म करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या कहेंगे, पहले स्टेप में ओर इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है बेसिक मीडियम, कि हम इसमें क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ओर को रोस्ट करेंगे यानी गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किस प्रेजेंस में, एल्कलाइन मीडियम में। तो देखो हमारे पास में है क्रोमाइट ओर, FeCr2O4 है हमारे पास में, हम बेस डाल रहे हैं यानी एल्कलाइन मीडियम डाल रहे हैं, हमने इसके अंदर डाल दिया NaOH जो कि क्या होता है, बेस होता है। ये हमारा क्रोमाइट ओर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, और गर्म कर रहे हैं यानी हीट का सिंबल होता है ये होता है, और प्लस में हम क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन डाल रहे हैं। ठीक है, तो रोस्ट करना हो गया, ये हो गया रोस्ट। ठीक है, अब होता क्या है, जब क्रोमाइट ओर मतलब रोस्ट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है सोडियम क्रोमेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमें क्या बना के दे देता है, Na2Cr O4 जो कि किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, प्लस में और क्या मिलता है हमें मिलता है आयरन का ऑक्साइड। तो आप क्या लिखेंगे, Fe2O3, और प्लस में क्या मिलता है, हमें मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा याद रखें कि क्रोमाइट ओर को बेसिक मीडियम में क्या किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या बना के दे देता है, वो हमें दे देता है सोडियम का क्रोमाइड, आयरन का ऑक्साइड, एंड क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। ये हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर जो हमारा सोडियम क्रोमेट है उस पर कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या देखा जाता है, एक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप लिख लेते हैं, इसको एक बार साफ कर देते हैं। देखो स्टेप नंबर सेकंड है हमारा, उसमें क्या होगा, एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 देखा जाएगा। एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन सोडियम डाइक्रोमेट, जो हमारा Na2CrO4 बना है उस पर एक्शन देखा जाएगा। तो क्या करता है, जो एसिड होता है, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट आयन किस में चेंज हो जाता है, डाइक्रोमेट आयन में चेंज हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी रिएक्शन कि Na2CrO4 था हमारे पास में, प्लस में हमने उसके अंदर डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो एसिडिक मीडियम के अंदर ये डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है, यानी Na2Cr2O7, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट, और प्लस में क्या निकलता है, प्लस में निकलता है सोडियम सल्फेट। तो आप इसके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकलता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट निकलता है, और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है इसका। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में एक्शन ऑफ KCl देखा जाता है। एक्शन ऑफ पोटासियम क्लोराइड KCl किसके ऊपर देखा जाता है, ऑन सोडियम डाइक्रोमेट के ऊपर, Na2Cr2O7 के ऊपर। ठीक है, तो कैसे होगा इसका एक्शन, Na2Cr2O7 प्लस में जैसे ही हम इसके अंदर क्या डालते हैं, KCl डालते हैं। ठीक है, KCl के हम कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो दो पोटासियम के आयन है वो तो इसके साथ में अटैच हो जाते हैं, और क्या बना देते हैं हमारा पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो कि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था वो हमारा बन जाता है। प्लस में बाहर क्या निकल जाता है, देखो 2 सोडियम है एंड 2 क्लोराइड आयन है, क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, NaCl के बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्टेप्स हैं जो किसमें यूज किए जाते हैं, इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ डज एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, परमैंगनेट मतलब ये आयनिक फॉर्म में कह रहा है, वैसे पोटासियम परमैंगनेट की बात कर रहा है। ठीक है, परमैंगनेट सॉल्यूशन, परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, MnO4 नेगेटिव, इसे कहा जाता है परमैंगनेट सॉल्यूशन। ठीक है,
रिएक्ट विद ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला होता है COOH और COOH, ये ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन कैसे होगी एंड राइट आयनिक इक्वेशन फॉर दिस, और इसके लिए आयनिक इक्वेशन बताओ। तो देखो हमने इसमें सिर्फ सिंपल रिएक्शन लिखनी है, और अगर आपको पता हो तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं कि एसिडिफाइड KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट की बात हो रही है यहाँ पे, परमैंगनेट ये हट जाएगा तो परमैंगनेट बन जाएगा। ठीक है, वर्सेस ऑक्सालिक एसिड COOH और COOH। लेकिन इन दोनों में यहाँ पे बात कर रहा है कि आयनिक इक्वेशन लिख के दिखानी है हमें। तो देखो आयनिक इक्वेशन क्या होती है, जब हम इसको आयनिक फॉर्म, यानी ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम यहाँ पे केवल परमैंगनेट ले लेते हैं क्योंकि उसने सिर्फ उसी की बात करी है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये H पॉजिटिव है, ये भी H पॉजिटिव है, यहाँ पे COO नेगेटिव होगा, यहाँ पे COO नेगेटिव होगा। तो अगर मैं आयनिक फॉर्म में बात करूँ तो ऑक्सालिक एसिड में हम आयनिक फॉर्म में किसको लेकर चलेंगे, केवल COO नेगेटिव को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हम इनकी इक्वेशन लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो परमैंगनेट है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7 होती है, और एसिडिफाइड में क्या होता है कि एसिडिफाइड इसमें एसिडिक मीडियम डालना पड़ता है, H पॉजिटिव आयन, प्लस में ये क्या करता है उसके साथ में 5 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है, और ये H पॉजिटिव आयन कितने लेता है, 8 H पॉजिटिव। ये आपको याद करनी पड़ेगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जब 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो +7 से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, +2 पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंगनीज बन जाता है +2 की फॉर्म में। ठीक है, प्लस में देखो 8 H पॉजिटिव है और ऑक्सीजन भी है, तो ये किस फॉर्म में रिलीज होंगे, वाटर की फॉर्म में रिलीज होंगे। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ किसके निकल जाते हैं, वाटर के निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्ट करती है ऑक्सालिक एसिड से। ठीक है, तो ऑक्सालिक एसिड लिख लेते हैं यहाँ पे COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही ये रिएक्शन करती है यहाँ पे क्या होता है, देखो CO2 तो 2 मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, है ना। अब देखो ये क्या करेगा, ये इसको चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहीं से तो मिल रहे होंगे, है ना। तो चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई करवा देता है 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता है 5 से। ठीक है, तो हम इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखो जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव बन जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 दूनी 16, तो ये 16 H पॉजिटिव बन जाएगा, और ये 5 दूनी 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 हो जाएगा ये भी, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो इसका काम तो खत्म हो गया हमारा, इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 5 हो जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएंगे ये भी, और ये भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। अब इसका काम भी खत्म हो गया, इसको साफ कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे आप, ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, जो कट रहा है उसे काट दो। देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये वाले कट गए, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास में, 2MnO4 नेगेटिव प्लस में 16 H पॉजिटिव प्लस में 5 COO नेगेटिव। ठीक है, एरो लगा देते हैं हम, और क्या बन गया, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस में 8 H2O प्लस में 10 CO2। तो ये क्या आ गई, हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ गई, जो कि उसने पूछी थी कि क्या बताएं, इसकी रिएक्शन करके दिखाएं ऑक्सालिक एसिड के साथ में और आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा कि जो कॉपर की जो वैल्यू है, जो E0 वैल्यू है, यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वो पॉजिटिव में क्यों है। क्वेश्चन ये है हमारा। तो देखो किसी भी मेटल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है 2 बातों पे। किन किन बातों पे, एक तो होता है आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल H ATM। ठीक है, और दूसरी बात डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इन 2 बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी मेटल की वैल्यू पॉजिटिव में क्यों आती है, तो आप बताएंगे कि उसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है वो क्या होती है, लेस होती है। तो इसके पीछे आप रीजन क्या बताएंगे कि द वैल्यू ऑफ कॉपर, E0 वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ हैविंग हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये उसके पीछे क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि जैसे जिंक की पूछ लेता कि वैल्यू क्या है, नेगेटिव में क्यों आती है, तो जो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो क्या होती है, लेस हो जाती है, और जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारा। हमने क्या करना है, कंपेयर करना है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स को। किन के रेफरेंसेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल से बना लेंगे इस टाइप से। यहाँ पे हम किसके बारे में जिक्र करेंगे, लेंथेनॉइड्स के बारे में।
और यहाँ पे हम किसके बारे में जिक्र करेंगे, एक्टिनोइड्स के बारे में। तो देखो हम सबसे पहले वो किससे पूछ रहा है, किसके रेफरेंसेस में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने हेडिंग डाल लेंगे कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ठीक है, जो लेंथेनॉइड्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो क्या होती हैं, ज़ीनॉन 4, 5, 6। ठीक है, 4f ऑर्बिटल होता है जिसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5d ऑर्बिटल होता है जिसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 6s 2। तो ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक्टिनॉइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रेडॉन 5, 6, 7। 5f ऑर्बिटल होते हैं जिनमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6d में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट वो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आप इसमें क्या बताएंगे कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अलावा +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपार्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। और ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये जो 4f and 5d ऑर्बिटल होता है इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। तो आप लिख सकते हैं ऑल्सो ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 4f and 5d सबसेल, 4f and 5d सबसेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप क्या बताएंगे, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। काफी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका रीजन क्या होता है, इनका रीजन होता है कि 5f and 6d ऑर्बिटल में क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है इन दोनों बीचों में। ठीक है, क्यों करते हैं सो, ड्यू टू द स्मॉल एनर्जी गैप between 5f and 6d सबसेल। इसके बाद में हम किसके रेफरेंसेस पे इसको कंपेयर करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं। देखो एटॉमिक एंड आयनिक साइज के रेफरेंसेस पे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो इनमें क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात दोनों में ही सेम आ जाती है। द साइज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम द साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स डिक्रीजेज with the increase in atomic number, ड्यू टू, क्यों होता है डिक्रीज, क्योंकि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10O। ठीक है, फॉर्म्स 2,4-DNP। वो हमें क्या बना रहा है, 2,4-DNP। तो हम एक बार ये स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं कि हमारे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10O। ये क्या कर रहा है, ये 2,4-DNP के साथ में मतलब रिएक्शन कर रहा है और हमें बना रहा है 2,4-DNP। ठीक है, 2,4-DNP हमें बना के दे रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव रिड्यूसिव टॉलरेंस रिएजेंट। और क्या कह रहा है कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन आ रही है, टॉलरेंस रिएजेंट यानी इसके साथ में टेस्ट आ रहा है, यानी पॉजिटिव टेस्ट है इसका। ठीक है, फिर कह रहा है एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। फिर कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन भी चल रही है इसके अंदर, कैनिजारो रिएक्शन भी चल रही है इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहा है कि जब हम इसके अंदर विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, विग्रस मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर देते हैं इसके अंदर, तो हमें क्या मिलता है, 1 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना है कि आखिर इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है। तो देखो, जब भी 6 कार्बन से ऊपर चला जाता है तो हम बेंजीन अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, C9। तो हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखो, इस तरीके से हो सकता है कि बेंजीन तो होगा, है ना, C9। अब कार्बन कहाँ अटैच होगा, देखो सबसे पहले ये बातें हमें बतानी चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि 2,4-DNP बन रहा है, यानी डीएनपी में क्या होता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होता है ये, और ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो यहाँ से तो मुझे ये पता चल गया कि जो कंपाउंड है हमारे पास में उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है।
कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से हमें ये पता चल गया। फिर कह रहा है टॉलन रिएजेंट का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि टॉलन रिएजेंट जो होते हैं केवल एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ठीक है, और कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो ग्रुप हो सकता है वो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। अब वो कह रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन भी शो कर रहा है। कैनिजारो रिएक्शन हमेशा ही किसके साथ में चलती है, जहाँ पे कोई भी अल्फा एच एटम नहीं होता है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं और उनके जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और विग्रस ऑक्सीडेशन पे हमें मिल रहा है 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि ये कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है। पहली बात हम बना सकते हैं कि ये C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे हम कर दें, देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, एक कार्बन 8 दूसरा कार्बन 9, ठीक है। इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो CH2 यहाँ पे आ जाएगा CH3। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास में, ये हो सकती है इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ CH3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन आप गिनेंगे तो कितने होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 ही मिलेंगे और एक आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है भाई इस तरीके से CH3 यानी C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे क्या लगा दें हम CH3 लगा दें। तो गिन लो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन गिनेंगे आप, हाइड्रोजन कितने मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देख लेते हैं हम इन पॉसिबिलिटीज़ में से कौन इनकी कैटेगरी में फिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में कह रहा है कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, बाजू में कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला कंपाउंड तो हो ही नहीं सकता, यानी ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में क्या है, कार्बन एटम है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला कंपाउंड भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाओ, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है लेकिन यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई कार्बन ही नहीं है ना, तो ये वाली कैटेगरी में फिट हो सकता है। तो कंपाउंड क्या बना हमारा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। अब वो कह रहा है कि राइट इट्स IUPAC नेम, कि आखिर इसका IUPAC नेम क्या होगा, है ना। तो देखो क्या होगा इसका IUPAC नेम, देखो 1 2 पे क्या है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम कह सकते हैं 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। दो पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप अटैच है, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा ये वाला क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। हमने इसका IUPAC नेम भी बता दिया, हमने इसका IUPAC नेम भी बता दिया। अब हम कह रहे हैं राइट ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व। तो हम एक बार इनको साफ कर लेते हैं, फिर हम इसको बताते हैं कि रिएक्शंस कैसे चलती है। तो देखो अब हम रिएक्शंस बताते हैं। हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड आ चुका है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा जो आया है इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है CH2 CH3। पहली रिएक्शन है हमारी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, तो हम पहले बना लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। देखो NH सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन ग्रुप अटैच होता है, 2,4 डाइनाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, एक यहाँ पे अटैच होता है NO2 ग्रुप और एक यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच होता है ना। तो इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी रिएक्शन कैसे चलती है, देखो ये वाले दो ऑक्सीजन और ये वाले दो हाइड्रोजन क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और बचा हुआ जो मॉलिक्यूल है वो इससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे कनेक्ट करवा देते हैं, देखो हीट करी, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, हमारा जो कंपाउंड था इस तरीके से, ठीक है। C यहाँ पे मैं H लिख देता हूँ, ये वाला H और इनको मैं अटैच करवा देता हूँ, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे H ग्रुप अटैच था और यहाँ पे क्या अटैच था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल इस तरीके से, NO2 ग्रुप और एक यहाँ पे NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है। तो पहली रिएक्शन हमारी ये है। अब हम करते हैं सेकंड रिएक्शन, टॉलरेंस रिएजेंट। तो एक बार इसे साफ कर लेते हैं हम ऊपर वाले को। देखो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में किस तरीके से टेस्ट चलती है, सबसे पहले हम अपना कंपाउंड लिख देते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या है हमारा CH2 CH3, ठीक है। टॉलन रिएजेंट जो होता है, टॉलन रिएजेंट का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड के, NH3 का ट्वाइस और OH नेगेटिव। देखो इस कंपाउंड का, इस रिएजेंट का मेन काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, यानी ऑक्सीडेशन करना। अब ये जो ऑक्सीडेशन करता है ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है, यानी ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ आके फिट हो जाता है, इनके बीच में आके फिट हो जाता है और क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड बना देता है इस तरीके से। C डबल बॉन्ड O, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे फिट हो गया, OH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो सेकंड रिएक्शन हमारी इस तरीके से चलती है, ठीक है।
अब देखो रिएक्शन नंबर कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमें ये बता रहा था कि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम करते हैं लास्ट रिएक्शन हमारी इसके अंदर, जो कि है कि जब हम इस कंपाउंड की विग्रस ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार इसे साफ कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे हम। थर्ड रिएक्शन हमारे पास में जो कंपाउंड था हमारा, हम पहले उसे लिख लेते हैं C+OH और यहाँ पे क्या था CH2CH3। ठीक है, हम जैसे ही इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन, हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना कंपाउंड मिल जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड COOH और COOH। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना होता है कंपाउंड, इस तरीके से आपने इनकी रिएक्शन करके दिखानी होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है प्रोडक्ट का इस रिएक्शन में, कि आखिर इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जब प्रोपाइन, ये क्या है हमारा प्रोपाइन है, और प्रोपाइन की जब रिएक्शन करी जाती है मरकरी, यहाँ पे मरकरी 2 पॉजिटिव फॉर्म है, यानी यहाँ पे मरकरी सल्फेट भी हो सकता था, यहाँ पे क्या हो सकता था HgSO4 ये हो सकता है, क्योंकि इस पे +2 फॉर्म होती है, ये -2 होता है, तो ये इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या ऐड करा जाता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक H पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है OH नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे लगता है आपका MR रूल। और MR रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा कहाँ जाती है, जहाँ पर डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम पे क्या होते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ होगी, इधर होगी, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा इसके पास में, और OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा इसके पास में। तो कर दो अटैच भाई, CH3C यहाँ पे आ गया क्या, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है OH, मैंने कर दिया OH अटैच। ठीक है, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH2, देखो पहले एक H था, एक H और आ गया तो क्या बन गया CH2 बन गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये जो फॉर्म होती है इसे कहा जाता है इनॉल फॉर्म। देखो इन ओल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म चलता है, टोटोमेरिज्म प्रोसेस चलती है। टोटोमेरिज्म प्रोसेस के अंदर क्या होता है, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है या फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये हाइड्राइड आयन है ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, देखो इस तरीके से, यहाँ से H एटम निकलेगा इस तरीके से, यहाँ से निकलेगा H एटम। ठीक है, ये निकल रहा होता है, तब तक क्या करता है, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, और ये निकलेगा, इसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन के जो नेगेटिव चार्ज बनेगा फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है CH3 C+O सिंगल बॉन्ड CH3, एसीटोन कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं एसीटोन, या फिर आप इसे प्रोपेनन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, यही क्या है इसकी स्ट्रक्चर है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है हमारा कि हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है साइक्लोप्रोपेनन ऑक्साइड का। तो सबसे पहले हम साइक्लोप्रोपेनन बना दें। देखो प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि क्या है, उसके अंदर 3 कार्बन एटम है, 1 2 और 3 कार्बन एटम इस तरीके से। ठीक है, तो 3 कार्बन हो गए और ये क्या बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये अन, साइक्लोप्रोपेन नन। ठीक है, तो नन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड O का होना, डबल बॉन्ड O का होना, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, प्रोपेनन ही कहेंगे। लेकिन साइक्लोप्रोपेनन कब कहेंगे, जब ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाएंगे तीनों कार्बन, है ना। तो ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेनन। अब ऑक्साइन कैसे बनता है, जब क्या हो, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ में, NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में, NH2OH। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ NH और H। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब साइक्लोप्रोपेनन की रिएक्शन किससे कराई जाएगी, हाइड्रोक्सिल अमीन से कराई जाएगी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा साइक्लोप्रोपेनन ऑक्साइड, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। तो ये क्या बन गया हमारा, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेनन ऑक्साइड का। ये है हमारा साइक्लोप्रोपेनन ऑक्साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारा कि जो सेमा कार्बोजाइड के अंदर 2 NH2 ग्रुप होते हैं, लेकिन सेमी कार्बाजोन बनाते समय केवल एक ही इन्वॉल्व होता है। तो इसका रीजन क्या होता है, देखो सेमी कार्बाजाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो सेमी कार्बाजोन जब बनता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक NH2 ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं, रेजोनेंस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, NH, और यहाँ पे क्या बन जाता है CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड
NH2 और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही कारण है कि इसमें केवल एक ही NH2 ग्रुप क्या करता है, अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो आप लिखेंगे किसे, इस बात को आप लिखेंगे सेमी कार्बाजाइड undergo resonance due to which electron density of one NH2 group decreases, hence it cannot attack as a न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक नहीं कर पाता न्यूक्लियोफाइल की तरह। हेंस आप लिख सकते हैं हेंस ओनली वन NH2 ग्रुप अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना होता है आंसर को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN हमने ऐड करना है इसमें। इनकी प्रति मतलब क्या बताना है हमने ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एसिटल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एसीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। ये डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है HCN, है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यानी यहाँ पे ये जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे ये जाएगा, इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, तो ये मैटर करता है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप होंगे, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी बल्कि ग्रुप कम है। यहाँ पे एक ही बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे जल्दी अटैक कहाँ करेगा, एक वाले अल्काइल ग्रुप पे करेगा, है ना। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा भाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन किस में चलती है, इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे। द एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा H atom shows aldol condensation रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH। क्या बताया हमने कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो यहाँ पे भी अल्फा कार्बन होगा, यहाँ पे भी आजू बाजू जो कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, और उन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो वो क्या करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करके दिखा देते हैं, एक हमने ले लिया ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा एल्डिहाइड एक और ले लेते हैं CH2, यहाँ पे मैं CH3 को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, और ये किससे रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। देखो तो कैसे होगी रिएक्शन भाई, देखो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस तरीके से मूवमेंट शो करेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को अटैच करने के क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, और ये वाला नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक कर देंगे। बस फिर हमने क्या कर देना है, एज इट इज जोड़ देना है। देखो ये वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब देखो एक सिंगल बॉन्ड बच गया था, O पे क्या आ गया है, देखो इसने हाइड्रोजन पे अटैक किया था तो OH यहाँ आ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन था एज इट इज था, सिंगल बॉन्ड CH2 है तो CH2 लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। अब हम यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH2 को H और H की फॉर्म में। तो क्या होगा, यहाँ से तो
H एटम निकलेगा एज एन H पॉजिटिव बन के, है ना। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट करेंगे और ये वाला जो OH ग्रुप है ये निकल जाएगा क्या बन के भाई, अपने इलेक्ट्रॉन को साथ ले जाएगा इस तरीके से, ये निकल जाएगा एज एन OH नेगेटिव बन के। तो देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। तो हीट करा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये क्या बन गया हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, है ना। कितने पे है, देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है, इन ग्रुप है तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है, अल ग्रुप है तो 1 अल, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारा, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विद द डाइल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हमने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर भी समझाया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है वो कैसे डाइल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। चलो हम दोबारा से बता देते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। सॉल्यूशन देख लो कैसे लिखना होता है। कंडक्टिविटी होती है कि एक यूनिट वॉल्यूम पे कितने आयंस कंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या होती है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयन, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक बीकर है और उसके अंदर 1 लीटर क्या है, पानी है पहले तो, ठीक है। और मान लेते हैं उसके अंदर क्या है, 2 आयंस प्रेजेंट हैं, A पॉजिटिव और B नेगेटिव, है ना। अब क्या है, इसकी अगर कंडक्टिविटी देखेंगे हम तो कंडक्टिविटी क्या है कि 2 आयन है 1 लीटर पानी के अंदर, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, 2 होगी, है ना। अब क्या होगा, हमने इसके अंदर डाइल्यूशन कर दिया, यानी अब कितना पानी हो गया, 2 लीटर हो गया, है ना। अब 2 लीटर के अंदर भी कितने आयन हैं, 2 ही आयन हैं। तो अब कंडक्टिविटी क्या होगी कि 2 आयन है 2 लीटर के अंदर, तो कितनी कंडक्टिविटी, 1 हो गई। तो डाइल्यूशन के साथ में कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो क्या करेंगे, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है आयंस की पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, hence conductivity decreases। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमें राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन। सबसे पहले उसने क्या कहा है हमें कि हमें क्या करनी है, नर्नेस्ट इक्वेशन राइट करनी है। तो आप सभी को पता है नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो ये हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन होगी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। अब देखो EMF निकालनी यानी हमें E ऑफ सेल निकालनी है और हमें E नॉट की वैल्यू उसने दे रखी है। तो E नॉट सेल कैसे निकालते हैं, E नॉट सेल निकालते हैं E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब कैथोड की वैल्यू कौन सी होती है भाई, कैथोड की वैल्यू हमेशा ही वो होती है जो ज़्यादा अमाउंट में होती है। देखो ये तो माइनस में है तो ये तो कम होगी, ये पॉजिटिव में है तो ये ज़्यादा होगी, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये कैथोड की वैल्यू है 0.34 माइनस 2.37। तो इसको जोड़ दो, क्या आंसर आ जाएगा, देखो 0.34 प्लस में 2.37, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, ठीक है। 7 और 4 11, हासिल पाई 1 तो 4, 4 और 3 7, ठीक है, 0.2। तो 2.71 वोल्ट क्या आ गई आपकी E नॉट सेल आ गई। अब आपने क्या निकालनी है, E ऑफ सेल निकालनी है ना। ये E नॉट सेल आ गई आपकी। अब E ऑफ सेल निकाल दो, देखो E ऑफ सेल हमने निकालनी है तो E नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई है 2.71, पुट कर दो 2.71, फिर क्या है माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होंगे, देखो 2 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। n की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, देखो इन रिएक्शन को अगर आप ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं किस तरीके से कि मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। फिर कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और क्या बना दिया होगा कॉपर। इनकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे इस तरीके से, ये कट जाएगा मैग्नीशियम प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव और ये क्या होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस में
कॉपर, है ना। तो प्रोडक्ट साइड में ये है, रिएक्टेंट साइड में ये है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, और रिएक्टेंट किसकी हो जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव की, है ना। तो देखो अब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देते हैं। देखो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितनी देर के 0.001 मोलर, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखे हमने, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 में इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 में 1000 लिख सकते हैं, है ना, तभी ये 0.001 बना होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, और 10⁻³ ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 10⁻³ बन जाएगी, है ना। तो हमने यही लिखा है कि क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके स्थान पे हम लिख देते हैं, देखो इसके स्थान पे लिख दिया 10⁻³ और इसके स्थान पे हमने लिख दिया 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं। देखो इस तरीके से, देखो इंटू में 10⁻+4। अब देखो -3 और +4 क्या हो जाएगा, +1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको साफ करके क्या बच जाएगा, +1। देखो केवल 10 की +1, और हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो बिल्कुल 1 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारा कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि हमारे पास में गैल्वेनिक सेल है, उसका क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये हमारी रिएक्शन हो रही है और क्या निकालनी है आपने, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है ना। तो देखो सबसे पहले हम सेल पोटेंशियल निकाल देते हैं, और सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, है ना। और मैंने बताया था कि कैथोड क्या होता है, कैथोड की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो -0.74 और -0.40 में से बड़ा कौन है, देखो ये क्या है, ये माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जितना जाता जाएगा छोटा होता जाएगा। तो ये क्या है, वैल्यू ज़्यादा है, तो ये क्या काम करेगा, E0 कैथोड का काम करेगा। तो देखो पुट कर दो यहाँ पे E0 कैथोड -0.40, ठीक है, और माइनस E0 एनोड कितना है, -0.74। जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -0.40 प्लस 0.74 कितना आ जाएगा, 0.34 वोल्ट आ जाएगी E0 सेल की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो कवर अप हो गया, गैल्वेनिक सेल का हमने निकाल दिया स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब क्या निकाल देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NF E0 सेल होता है इसका फार्मूला, है ना। तो -N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो 2 क्रोमियम है, और 2 क्रोमियम किस पे जा रहे हैं, +3 पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे, और एक क्रोमियम ने 3 करे हैं, तो 2 क्रोमियम ने कितने करे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 पॉजिटिव से जा रहा है कैडमियम 0 पे, यानी एक कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, तो 3 कैडमियम ने कितने करे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इंटू 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 इसकी वैल्यू होती है, इंटू E0 सेल की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 196860, ठीक है, 196860 जूल पर मोल इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना जाएंगे तो 196.86 किलो जूल पर मोल इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया गिब्स फ्री एनर्जी का। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं हम कि कोलरोज लॉ क्या कहता है, और उसको हमने सूटेबल एग्जांपल से बताना है ना। तो कोलरोज लॉ हमने कब पढ़ा था, कोलरोज लॉ हमने पढ़ा था कि कब आया था ये, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तब उसने बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्यूशन का हर एक आयन कंट्रीब्यूट करता है मोलर कंडक्टिविटी के प्रति, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट स्टेट्स दैट at infinite dilution each ion gives equal contribution towards molar conductivity, irrespective to the nature of pairing of ions। देखो क्या बता दिया उसने, क्या बताया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हर एक आयन, ईच आयन वो क्या करेगा, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा किसके प्रति, मोलर कंडक्टिविटी के प्रति।
मोलर कंडक्टिविटी के प्रति, इररिस्पेक्टिव किसके रिस्पेक्ट में नहीं करेगा, नेचर ऑफ पेयरिंग ऑफ आयन के रिस्पेक्ट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। देखो फॉर एग्जांपल किस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कह देते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, HCl की पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, हर एक आयन, तो कितने आयन होंगे इसमें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो इन दोनों की जो कंडक्टिविटी होगी उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी के अंदर। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में NaCl है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो Na पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी प्लस में Cl नेगेटिव आयन की कंडक्टिविटी क्या होगी, इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करेगी। यही बात किसने बताई थी, कोलरॉस लॉ ने बताई थी। यहाँ पर आपका सेक्शन ई खत्म हो जाता है, ठीक है। आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रही होंगी। इनकी सीरीज चली हुई है, हम बारी बारी से हर एक साल के क्वेश्चन पेपर रिवाइज करेंगे, तो आशा है कि आप रोज़ वीडियो रेगुलर के तौर पे देखते रहें। धन्यवाद।